नमस्कार। आप लोग को YouTube के मित्र भारती चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के बारे में। आज देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे ही कहते हैं राष्ट्रीय आय। और भारत में राष्ट्रीय आय की जो आंकड़ा होता है उसका निर्धारण वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंदर करते हैं। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण जो होता है उसके आंकड़ा का, उसका वित्तीय वर्ष कितना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगर बात करें कि भारत की राष्ट्रीय आय, तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो है प्रथम प्रयास जो किए हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो प्रथम प्रयास किए हैं वो किए हैं दादा भाई नौरोजी। कौन किए हैं प्रथम प्रयास? दादा भाई नौरोजी। किसका? भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास जो किए हैं वो किए हैं दादा भाई नौरोजी। और कब किए हैं? 1868 में किए हैं, 1868 में किए हैं। और इनके द्वारा जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की गई, इसका प्रकाशन जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उन्हीं के द्वारा मतलब दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित हुआ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित हुआ। और 1968 में जो दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय बताए वो 20 रुपया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। तो दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम व्यक्ति है जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किए हैं। उसके बाद देखिएगा 1868 के बाद 1911 में एक व्यक्ति है एफ सिरास नाम है, एफ सिरास। इन्होंने 1911 में एफ सिरास ने प्रति व्यक्ति आय जो है 49 रुपया बताया। एफ सिरास ने प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया। उसके बाद बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है 1949 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, 1949 में पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और इस समिति में जो राष्ट्रीय आय समिति जो बना पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, उसमें 2 अन्य व्यक्ति सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर आर गाडगिल एक हैं, डॉक्टर आर गाडगिल एक सदस्य हैं। और दूसरे सदस्य जो है वो BKRB राव हैं,
BKRV राव, ये दो व्यक्ति, अन्य जो दो व्यक्ति हैं, ये जो है उस राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? PC महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और सदस्य कौन है? R गाडगिल, डॉक्टर R गाडगिल और BKRV राव उसके सदस्य हैं। फिर बात करें मई 1951 में, तो मई 1951 की बात है। मई 1951 में भारत सरकार द्वारा, मई 1951 की बात है, मई 1951 में भारत सरकार द्वारा जो है CSO का स्थापना किया गया। CSO सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब किया गया? मई 1991 में भारत सरकार द्वारा किया गया। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना जो है CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद देखिएगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स। एक व्यक्ति है जिनका नाम है साइमन कुजनेट्स। तो साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कहा जाता है और इसी कारण जो है साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक कौन हुए? साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना गया इनको, और इसी कारण इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला। अगर बात करें कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आय, अर्थव्यवस्था की आय अर्थात उसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना की बात करें, राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं? एक वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, तो कुल वस्तुओं और सेवाओं की गणना की बात करें तो या तो वो साधन लागत पर किया जाता है और नहीं तो बाजार लागत पर। तो राष्ट्रीय आय का जो गणना कर रहे हैं, एक देखिए, एक है साधन लागत, साधन लागत पर करेंगे, साधन लागत पर करेंगे, नहीं तो बाजार लागत पर करेंगे, बाजार लागत। साधन लागत का मतलब जो हुआ वो हुआ फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। बाजार लागत का मतलब मार्केट, मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, यहां पर जो बात की है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आय अर्थात उसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना, कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की अगर गणना की बात किया जाए तो गणना या तो साधन लागत पर करेंगे यानी कि फैक्टर कॉस्ट पर करेंगे, और नहीं तो किस पर? बाजार लागत यानी कि मार्केट कॉस्ट पर करेंगे। तो यहां पर अब देखेंगे साधन लागत क्या है यानी कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, और फिर बाजार लागत यानी कि मार्केट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं साधन लागत के बारे में कि साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। देखिए साधन लागत, साधन लागत, साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या है? तो यह जो है यानी कि साधन लागत जो है यह मुख्यतः निवेश की गई लागत होती है। जो पूंजी निवेश की जाती है तो यह मुख्यतः जो है निवेश की गई लागत होती है। साधन लागत के बारे में कहे कि यह मुख्यतः जो है निवेश की गई लागत होती है, अर्थात निवेश की गई लागत होती है जिसमें क्या होता है कि उत्पादनकर्ता, जिसमें उत्पादनकर्ता जो है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, जिसमें उत्पादनकर्ता उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है
दौरान जो है पूंजी निवेश करता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्या करता है? पूंजी निवेश करता है। तो साधन लागत की अगर बात करें तो क्या है कि साधन लागत जो है मुख्यतः निवेश की गई लागत है, और जिसे उत्पादनकर्ता जो है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है निवेश करता है। जैसे पूंजी की लागत, अगर जो है उत्पादनकर्ता जो है मार्केट में पूंजी लगाता है तो पूंजी लागत, उसके बाद अगर ब्याज लिया तो जो ऋण लिया तो ऋण पर लगने वाला ब्याज, कच्चा माल, श्रम की बात करें, किराया की बात करें और बिजली आदि जो है इसमें आता है। किसमें? साधन लागत में आता है। यहां पर देखिएगा कि साधन लागत में यानी कि फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत में जो है अगर वो जो निवेश करता है यानी कि उत्पादन करता है, उत्पादनकर्ता अगर सरकार को कोई कर भुगतान करता है तो सरकार को किए जाने वाले कर का भुगतान जो है साधन लागत में उसको शामिल नहीं करते हैं। यानी कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए जाने वाले कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर जो है उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके बदले में जो हम कच्चा माल में खर्च हो रहा है, बिजली में खर्च हो रहा है, अगर हम कहीं से लोन लिए हैं उसका ब्याज में खर्च हो रहा है, जो भी पूंजी लगाए हैं, ये तो साधन लागत में शामिल है। परंतु अगर बात करें कि हम उस पर सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो उस टैक्स को जो है साधन लागत में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वह टैक्स जो है उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप शामिल नहीं होता है। परंतु अगर कोई अनुदान मिलता है सरकार के द्वारा, अनुदान का मतलब हुआ सब्सिडी, अगर कोई सब्सिडी मिला है सरकार के द्वारा तो उस सब्सिडी को साधन लागत में जो है शामिल किया जाता है। सब्सिडी को साधन लागत में शामिल किया जाता है। यहां पर देखिएगा कि साधन लागत में टैक्स को घटा देंगे, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, परंतु उसमें सब्सिडी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लोग देखें साधन लागत, जिसमें निवेश की गई पूंजी की बात की और उसमें जो है सरकार को दिया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और जबकि सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को जोड़ते हैं। आगे है बाजार लागत। बाजार लागत की बात करें यानी कि मार्केट प्राइस की बात करें तो बाजार लागत जो है, तो बाजार लागत वह मूल्य है, बाजार लागत वह मूल्य है जिसमें एक उपभोक्ता, बाजार लागत की बात करें तो बाजार लागत वह मूल्य है जिसमें एक उपभोक्ता किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय, किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। तो किसी विक्रेता को जो अदा करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाजार लागत। और बाजार लागत वस्तु एवं सेवा के साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने के बाद निकाली जाती है। बाजार लागत जो है किसी वस्तु या सेवा का जो साधन लागत था, तो साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ने के बाद ही जो है वो बाजार लागत निकलेगा। जब बाजार मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो जो उत्पादन करता है, उत्पादनकर्ता क्या करेगा कि अब जो है प्रत्यक्ष कर को अप्रत्यक्ष कर को क्या करेगा, उसमें साधन लागत में जोड़ देगा। तो बाजार लागत निकालने के लिए साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बाजार लागत और साधन लागत। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय आय से संबंधित जो है कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझ रहे हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को। तो सकल घरेलू उत्पाद है क्या? तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का, उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान जो है उत्पादित की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है उसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब बात करें कि जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन की जो है वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही जो है किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दर्शाती है। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को दर्शाती है क्या? जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाती है। यहां पर देखिएगा कि सीएसओ जिसका स्थापना कब हुआ था? मई 1951 में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1996-97 की बात है कि 1996-97 से जो है जीडीपी का त्रैमासिक आंकड़ा भी प्रकाशित हो रहा है। पहले जीडीपी का सालाना आंकड़ा ही प्रकाशित होता था, परंतु अब जो है सीएसओ जो है 1996-97 से जो है जीडीपी का त्रैमासिक आंकड़ा भी प्रकाशित कर रहा है। तो देखिए जीडीपी। अब देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद ये था सकल घरेलू उत्पाद। अब देखेंगे 2 नंबर पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध यानी कि एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी देखे थे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, अभी देख रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी। शुद्ध घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी देश की अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष में जो उस देश की अर्थव्यवस्था में जो मूल्य का ह्रास होता है उसको घटाकर निकालते हैं। अगर हम बात करें एनडीपी का बात करें यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद का, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से ह्रास दर को घटाना पड़ता है, यानी कि मूल्य ह्रास को घटाएंगे। माइनस का होगा मूल्य ह्रास, यानी कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो यहां पर देखें सकल घरेलू उत्पाद और फिर देखें शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा बात है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ध्यान समझिएगा, किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य में ये बार बार बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में
अंतिम मौद्रिक मूल्य में। जब उस वर्ष के उसके विदेशों से जो आय प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अपने देश के नागरिकों द्वारा जो वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेश में रहने वाले नागरिकों से जो आय प्राप्त होता है जब उसको जोड़ देते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको कि अगर निकालना है आपको जीडीपी तो जीएनपी की बात करें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो जीडीपी में विदेश से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा। यानी कि जीएनपी की बात करें तो जीएनपी बराबर का होगा जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त होने वाला आय। मान लें कि यहां पर एम लिखे, लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि जब हम लोग जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो उसमें जीडीपी में विदेश में रह रहे व्यक्तियों की आय को तो जोड़ते हैं तो उस समय अपने देश में रह रहे विदेशियों के आय को घटाना भी पड़ता है। यानी कि जीएनपी ज्ञात करते समय देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को जीडीपी में से घटाना भी चाहिए। तो यहां पर देखिएगा कि जीएनपी का दे रहे हैं फॉर्मूला, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एम माइनस एन। यहां पर एम क्या है, यहां पर एम है विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा प्राप्त आय, जबकि एन है हमारे देश में रह रहे विदेशियों द्वारा प्राप्त आय। तो यहां पर एम जुटेगा और एन क्या होगा, घटेगा। अगर कभी एम बराबर एन हो जाए, एम और एन आपस में बराबर होगा, जब एम और एन आपस में बराबर होगा तो जीएनपी बराबर का होगा जीडीपी। जब विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की आय और हमारे देश में रह रहे विदेशियों की आय आपस में बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में जीएनपी और जीडीपी का होगा, बराबर होगा। परंतु अगर बात किया जाए कि अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एम माइनस एन बराबर अगर 0 हो तब होगा जीएनपी बराबर जीडीपी। बंद अर्थव्यवस्था में एम माइनस एन रहने पर क्या होगा, एम माइनस एन इक्वल टू 0 रहने पर क्या होगा, जीएनपी बराबर जीडीपी। जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी। यहां पर देखिएगा कि जीएनपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है जिसमें राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का पता चलता है। जीएनपी की बात करें तो जीएनपी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है। जीएनपी जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बाहरी शक्ति को दर्शाता है और जिससे राष्ट्र की आय जो है, राष्ट्र की आय और गुणवत्ता दोनों का पता चलता है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय, देखिए अगर बात करते हैं जीएनपी का तो जीएनपी के बारे में बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक द्वारा जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति तुल्यता द्वारा उसके जीएनपी का आकलन किया जाता है। यानी जीएनपी का आकलन कौन करता है, विश्व बैंक करता है और नहीं तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। अगर बात करते हैं अपने देश भारत की बात करें तो अपने देश की बात करें तो इस मामले में विदेश से होने वाली आय, हमारे देश भारत में
विदेश से होने वाली आय के बदले हानि होती है, आय के बदले हानि होती है। अतः भारत का जो जीएनपी है वो जीडीपी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। जीएनपी जीडीपी से कम क्यों है, क्योंकि जीएनपी में हम लोग देख रहे हैं कि विदेश में रह रहे भारतीयों की आय को जोड़ते हैं और हमारे देश में रह रहे विदेशियों की आय को घटाते हैं। तो हमारे देश में जीएनपी जो है जीडीपी से हमेशा क्या होता है, कम होता है। आगे चौथा बार टॉपिक देखेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य में विदेश से प्राप्त होने वाले आय को जोड़कर उसमें मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो उससे हम लोग को प्राप्त होगा शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या बोले कि किसी भी देश के अगर जीडीपी है तो जीडीपी में विदेश में रह रहे व्यक्तियों की प्राप्त आय को जोड़ देने के बाद उसमें मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो इससे हम लोग को एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। यानी कि अगर बात करें एनएनपी का तो नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होगा जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय। इसमें माइनस क्या कर देंगे, माइनस होगा मूल्य ह्रास। यहां पर ये जो बात लिखे जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस मूल्य ह्रास, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास भी कह सकते हैं। क्योंकि जीएनपी जो है कब प्राप्त होता है, जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने के बाद, और उसमें मूल्य ह्रास को हटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त होगा। जिस प्रकार जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या हुआ था, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हुआ था। तो ये देखे सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए यदि एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए, अगर एनएनपी को देश की जनसंख्या से, एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी को देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, जो कि प्रति व्यक्ति आय पहले बार दादा भाई नौरोजी निकाले थे, कितना था 20 रुपया। तो एनएनपी में देश की जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। यहां देखिएगा एनएनपी जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है। एनएनपी जो है किसी भी देश की, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आय को दर्शाने का सबसे बेहतर अवधारणा है, क्योंकि यह उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य ह्रास और बाह्य शक्तियों को स्पष्ट करता है। क्या करता है, उसकी मात्रा, गुणवत्ता, मूल्य ह्रास और बाह्य शक्तियों को स्पष्ट करता है। यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहें तो एनएनपी ही जो है राष्ट्रीय आय है, एनएनपी ही राष्ट्रीय आय है। तो हम लोग आज समझे राष्ट्रीय आय को, संक्षिप्त में समझे इसको। आप लोग जो है और अन्य पुस्तक से, किसी और बुक से जो है डिटेल में पढ़िएगा। इतना हम समझा दिए हैं, इसके बाद और इसको डिटेल से पढ़िएगा तो और याद भी होगा और मजा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।